हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, बल्कि जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ये बेसिकली एक रिव्यू पर्पस से है कि आगे जिनकी एग्जाम्स आने वाली है उनके लिए यह एक तरीके का स्ट्रैटेजी यहाँ से आप बना सकते हैं कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा तो अब आपके पास समय रहा नहीं, लेकिन इसी में से थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। तो अभी तक टोटल 4 पोस्ट के एग्जाम हो गए हैं: अकाउंटेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट। तो जितने भी क्वेश्चंस की संख्या मुझे मिल पाती है वो मैं यहाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का मैंने क्वेश्चन रख दिया है और ऑफिस असिस्टेंट का एक शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। चलिए उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो 21 और 22 नवंबर को एग्जाम हुआ है वह था आपका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट और ऑफिस असिस्टेंट का अभी हो रहा है। तो एक शिफ्ट का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि वह मुझे पता चल गया। रीजनिंग में देखिए, टोटल इसमें 70 क्वेश्चन और आज वाले में 60 क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग और मैथ में, वह इजी है, सभी से सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सीजीएल की, उनके लिए तो खैर ये इसमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, वो देख के ही आप सॉल्व कर दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस जो है ये लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, दिखाऊंगा। कंप्यूटर जो है वो बार बार मैं बोलते आ रहा हूं कि देखिए, कंप्यूटर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि सर मैराथन लाइए, ये लाइए। मैं मैराथन क्यों नहीं लाता हूं? मैराथन से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा किसी भी टॉपिक में, ना रीजनिंग में मिलेगा, ना मैथ में मिलेगा, ना जनरल अवेयरनेस में। कंप्यूटर में तो खैर मैराथन से कुछ नहीं लाएगा। 1-2 वीडियो मैंने लाया आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, उसमें भी मैंने वो मैराथन नेचर नहीं रखा है। 50 या 100 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे 2 वीडियोस में। सब्जेक्ट नॉलेज, देखिए सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में क्या है, क्वेश्चन भले ही देखने में वो आसान लग रहा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको देखने में अनजाना लगेगा, या उसको पढ़िएगा एक नज़र में तो लगेगा कि नहीं ये बहुत टफ है। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें मैंने पढ़ाया, वो बोले सर क्वेश्चन को जब ध्यान से हम लोग देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछ रहा है। तो ये तभी सॉल्व होगा जब आपको सब्जेक्ट नॉलेज का पूरा थियोरेटिकल नॉलेज होगा, मतलब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, तभी ये सब्जेक्ट नॉलेज इजीली। नहीं तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग है, नहीं लोग तो 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 70 के 70 क्वेश्चन बना के आ रहे हैं, लेकिन बनाना और वो सही होने में अंतर होता है। जब घर आके मिला रहे हैं क्वेश्चंस तब उनको पता चल रहा है। और देखिए, ऑनलाइन एग्जाम है तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन याद नहीं रहता, लेकिन 3-4 जैसा मैंने ये 3-4 दिनों का मैंने ये नोटिस किया है, क्वेश्चन जो है पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है, बहुत ही डेप्थ में जाके पूछ रहा है, 1 लाइनर फॉर्मेट में ही पूछ रहा है। वो आगे मैंने रखे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए स्कीम्स में देखिए, जो मैं बोल रहा था, ये 21 और 22 नवंबर को जो हुआ है डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत की कितनी जनसंख्या को कवर किया जा चुका है? तो ये करोड़ों में डेटा दिया हुआ था, तो खैर ये टिपिकल क्वेश्चन है ही, आपको आयुष्मान भारत जाके पूरा स्कीम जाके पढ़ना होगा। सोर्सेज भी मैंने बता रखे हैं, इन सब पे मैराथन और ये सब करने का कोई फायदा नहीं। आयुष्मान भारत योजना के लिए वर्ष 2024-25 में कितना पैसा खर्च किया गया है? यहाँ खर्च मैंने लिखना भूल गया। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आयुष्मान भारत के तहत कितना पैसा खर्च हुआ है वह यहाँ फिगर में पूछा था। और तीसरा क्वेश्चन, ये तो खैर इजी है, महिला रोजगार उद्योग योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो हमारे बिहार से ही संबंधित है। स्कीम्स में यही 3 क्वेश्चन याद रहा, जो स्टूडेंट्स को जो मुझे मिल पाया वो आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और भी बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। ये पोर्शन लोगों को परेशान कर रहा है, करेंट अफेयर्स। जो मैंने स्पोर्ट्स के रिलेटेड वीडियो डाले, अब आप लोग को लग रहा होगा कि इतना स्पोर्ट्स से क्या होगा। जिस भी स्पोर्ट्स से पूछा जा रहा है वो डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं। जैसे देखिए, ये तो इजी है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैसे सेम स्पोर्ट्स को डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में हारने वाले प्लेयर किस देश के हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो ये देखिए, जब तक आप डेप्थ में, हम लोग यूजुअली स्पोर्ट्स में क्या देखते हैं, विनर का नाम, किस देश का है, बस। देश भी बहुत रेयर ही देखते हैं, अगर भारत का है तो देखने की बात ही नहीं है, लेकिन दूसरे देश अगर देश का है तो हम लोग बस नाम देखते हैं। ग्रैंड स्लैम हो गया या फिर कोई सा भी स्पोर्ट्स हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने दोनों एक साथ मिलकर एक स्पेस लेबोरेटरी किस राज्य में स्थापित किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में शायद स्थापित किया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इसरो इंडियन आर्मी के 58 सैटेलाइट स्पेस में किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो देखिए, जो मुझे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन बाहर तो लाने दिया जाता नहीं, सीबीटी मोड में होता है,
उन्होंने बोला कि यही क्वेश्चन था कि सर इसरो ने इंडियन आर्मी के 58 सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो वह किस वर्ष में लॉन्च करेगा यह पूछा जा रहा। और ये देखिए, ये तो खैर मैंने पढ़ाया भी है, ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को मैंने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल वाइज डिस्कस किया, लेकिन आप लोग मैराथन पे डिपेंडेंट है, मैराथन से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। वर्ष 2025 का द्रोणाचार्य पुरस्कार कुश्ती के लिए किन्हें प्रदान किया गया है? तो आप मेरा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जाके देखिए, या फिर अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं अभी, आप अगर आपके पास समय है तो आप मैगजीन उठाइए, कोई सा भी मैगजीन जिसमें डेप्थ में दिया रहता है, जैसे पीडी हो गया, प्रतियोगिता दर्पण, उससे आपका ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। गगनयान मिशन का टोटल खर्च यहाँ पूछ रहे हैं, तो ये डेटा में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए ये सब जो क्वेश्चन है, अभी देखिए जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहते थे कि हाँ एकदम वन लाइनर, कि आप कोई सा भी वन लाइनर बुक पढ़ लीजिए, मैराथन अटेंड कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इस बार ये ऐसा नहीं हो रहा। मैं शुरू से अपने वीडियोस में बोलते आ रहा हूँ, सब्जेक्ट नॉलेज को थियोरेटिकल वाइज मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन का जो एग्जाम का स्वरूप है दिन ब दिन बदलते जा रहा है। रीजनिंग और मैथ्स जो है वो एकदम सॉल्व होने वाले हैं, उसमें किसी तरीके का कोई टिपिकलिटी नहीं है। ये एक नंबर का सीरीज है 49, 51, 55, 63, और इसका अगला क्या होगा। फिर दूसरा भी ये एक नंबर से ही सीरीज है। जो मिरर इमेज पूछा जा रहा है या फिर फिगर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत ही आसान है। जैसे मिरर बेस्ड में था, ये कुछ इस तरीके का लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में ऐसा दे रखा है और ये बोला जा रहा है इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है ड्रॉ करने के, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। फिर एक था फिगर बेस्ड, वो ब्लॉक आईटी में, मैंने वो सब बताना भूल गया, वो कुछ ऐसा फिगर दे रखा था, बोला कि इसको ऑप्शन में से कौन सा पार्ट कंप्लीट करेगा, आपको पेन उठाने की जरूरत है इसमें। एक रैंकिंग एंड ऑर्डर से था, तो वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रोहित ऊपर से 11वें स्थान पे है और वही नीचे से 48वें स्थान पे है, तो ऊपर और नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ से पोजीशन दिया हुआ है। तो बताएं पंक्ति में कुल सदस्य कितने हैं। पंक्ति में कुल सदस्य निकालने के लिए क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो यहाँ टॉप और बॉटम है तो टॉप प्लस बॉटम -1, ये कर देंगे, पंक्ति में टोटल व्यक्ति निकल जाएंगे। इसमें बहुत घुमाना होगा इनको, तो ये बोल देंगे कि रोहित का स्थान ऊपर से 11वां है और उस पंक्ति में टोटल 58 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका दाहिने साइड से राइट साइड से क्या स्थान होगा, तो इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। डायरेक्शन भी है, बहुत ही आसान पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। मतलब लोग बोल रहे हैं कि वो कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है, जो स्टूडेंट से मतलब मेरी मुलाकात हुई वो ऐसा बोल रहे हैं। ये रीजनिंग का है। अब आइए देखिए 2-3 पोर्शन जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में कोई कुछ नहीं बोले, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में लोग बस टिक करके चले आ रहे हैं, लेकिन जो पढ़े हैं, जिनको थियोरेटिकल नॉलेज है, वह उसके बारे में एक्चुअल फीडबैक दे रहे हैं कि सर ये पूरा कंसेप्ट बेस है। और कंप्यूटर के बारे में सब यही बोल रहे हैं, बहुत सारे आप रिव्यू भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे, लोग बोल रहे हैं कि क्या यार आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। तो देखिए इसके जो शुरू से मैं बोल रहा हूँ, इसके सिलेबस में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स नहीं लिखा हुआ है, बल्कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लिखा हुआ है। उसका मतलब ही होता है कि आप कंप्यूटर चलाने में कितने सक्षम हैं। वो यही सोच के क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। विंडोज 10 में, यहाँ 10 मैंने लिखना भूल गया, विंडोज 10 में जो विंडोज होता है खुला हुआ, उसमें आपको स्विच करने के लिए कौन सा की आप प्रेस करिएगा, तो ऑल्ट प्लस टैब होता है। जैसे आपका कंप्यूटर खुला हुआ है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, पेंट, फेसबुक, ये सब कुछ खोल रखे हैं और वह मिनिमाइज है, या फिर एक टैब से दूसरे टैब पे आप एक्टिव विंडो पे शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो अपना कीबोर्ड जो है अल्ट प्लस टैब आप प्रेस करते जाइए, वो एक एक विंडो आपको स्विच करके देते जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है MS एक्सेल से, तो ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है कि करंट सेल को एडिट करने के लिए कौन सा हम लोग फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। तो F2 पहले उस सेल पे हम लोग क्लिक करते हैं और F2 क्लिक करते हैं, तब वह उसमें हम लोग डेटा को एडिट कर सकते हैं, या फिर उस सेल में हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। F2 ना दे के वो की नहीं दे, स्टेप पूछ दे, तो हम लोग उस सेल पे जाके डबल क्लिक करेंगे, तब भी हम एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टेटमेंट बढ़ा दिया। जब आप वर्कशीट में, तो वर्कशीट किस में होता है, MS एक्सेल में, जब आप वर्कशीट में कोई फाइल को एम्बेड करते हैं या फिर इंपोर्ट कराते हैं, तो उस फाइल का कौन सा फीचर बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। तो सारा फीचर्स डिसेबल्ड रहता है जब तक हम लोग उसको इनेबल नहीं करते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब कुछ ऑप्शन में था, ये सब कुछ डिसेबल्ड रहता है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये किसी सॉफ्टवेयर से नहीं है बल्कि आपके कंप्यूटर यूसेज से है, कि अगर आपको किसी कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो उस कंप्यूटर के बारे में आपको क्या जानना चाहिए एक यूजर को। उसमें था आपका ये डिफ्रैगमेंटर करके ऑप्शन, कुछ ऐसे ही बताया, डिफ्रैगमेंटर करके ऑप्शन था, कॉन्फ़िगरेशन था और 2-3 ऑप्शन था।
तो इसका राइट आंसर होगा कॉन्फ़िगरेशन। आपको अगर किसी कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आप उस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन जानिएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बोलते हैं कि उनको फोटोशॉप 2025 वर्जन इंस्टॉल करना है, अगर मुझे बोला जाए तो मैं सीधे सामने वाले से ये पूछूंगा कि तुम्हारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि रैम का साइज क्या है, कितना जीबी का रैम है, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, ये सब कुछ। क्योंकि एडोब फोटोशॉप 2025 वो इंस्टॉल होने के लिए मिनिमम 16 जीबी का रैम चाहिए, तभी जाके वो इंस्टॉल होगा। अगर 16 जीबी का रैम नहीं है तब वो इंस्टॉल नहीं होगा। ये उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई और सॉफ्टवेयर हो, अडोबी प्रीमियर प्रो। तो अडोबी प्रीमियर प्रो ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जानने की जरूरत है, तभी जाके वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। फिर तीसरा क्या है, जब आप एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो किस मेन्यू में आप जाके ये चेक करिएगा कि वो प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग प्रिंटर ऑन करके प्रिंट करके देख लेंगे, लेकिन जब ऑप्शन में आपका दिया ही हुआ नहीं है, आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको किस मेन्यू में जाके चेक करना है कि वो प्रिंटर, जैसे कैनन और HP दो प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं, तो आपने कैनन प्रिंटर को इंस्टॉल किया, अब आप जाके देखिएगा कि कैनन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, वह स्टेप पूछ रहा था। फिर अगला है MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए आप कौन सा की प्रेस करते हैं। तो ये भी आपका पूरा प्रैक्टिकल से ही है, थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हैं थियोरेटिकल से, जो शॉर्टकट की वगैरह होता है। तो इसमें यूजुअली F7 से हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है रिलेटेड हैंगिंग इंडेंट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था वो नहीं पता है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बता पाए कि हैंगिंग इंडेंट से एक क्वेश्चन था। तो देखिए हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जब आप MS वर्ड आप इस्तेमाल करिएगा, तो ये मैंने बार बार बताया अपने बैचेज में भी, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ये बताना पॉसिबल नहीं है, सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बैचेज में क्या है, वो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, वहां पे ये चीज क्लियर ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। ये पेज है आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट। ये देखिए ऊपर में क्या होता है, रूलर, ये एक वर्टिकल रूलर होता है और एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। यहाँ पे आपका पेज मार्जिन होता है, जैसे हम लोग कोई पेज पे लिखते हैं A4 शीट पे प्लेन, तो हम लोग कुछ मार्जिन छोड़ते हैं, ये हो गया मार्जिन। और मार्जिन के बाद क्या होता है कि हम लोग कुछ स्पेस छोड़ते हैं लिखने के लिए, उसको बोला जाता है इंडेंट। मार्जिन और जो जहां से हमारा अल्फाबेट शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंट। तो वो इंडेंट भी तो 3 तरीके का होता है, लेफ्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और फिर उसके बाद फुल इंडेंट होता है। तो यहाँ ऊपर रूलर में वो दर्शाता है। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को विंडोज ये करवाने का, लेकिन इतने कम समय में विंडोज के बारे में क्या क्या फीचर्स बता पाऊंगा, थोड़ा सा उसमें मुझे सोचने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी विंडोज से है कि आप विंडोज में फाइल्स और फोल्डर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, डेट, काइंड, साइज और क्रिएशन, ऐसा करके कुछ था। एक फुल फॉर्म से था, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए जो शॉर्टकट की ये सब से पूछे जा रहे हैं, शॉर्टकट की से तो खैर बहुत रेयर ही सवाल है, जो फुल फॉर्म हो गया या ये सब हो गया बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया था CD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है SQL का फुल फॉर्म आज ऑफिस असिस्टेंट में। और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में जहां तक मुझे याद है, जो कैंडिडेट ने मुझे बताया कि किसी तरीके का कोई फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था। अब चलिए हम लोग देखते हैं जिसके बारे में ये पूरा यूट्यूब पे चर्चा है, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज जितने भी एग्जाम्स में हुए हैं उन सभी का फीडबैक एक ही आया है, क्वेश्चन 1 लाइनर ही रह रहे हैं, वो पूरा 2-3 स्टेटमेंट का नहीं पूछा जा रहा है, 1 लाइनर ही रह रहा है। लेकिन वो 1 लाइनर भी स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको देख के लगेगा कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा है, लेकिन जब आगे बढ़िएगा तो फिर आप कंफ्यूज कर जाइएगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लोगों के मन में डर नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जो लोग पढ़े हुए हैं उसको सॉल्व जब कर रहे हैं तब उनको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का। जैसे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में एक क्वेश्चन था इससे, ई-नैम पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन निम्न में से कौन सी एजेंसी करती है। ऑप्शन में था आपका APMC, SFAC, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD और एक और ऑप्शन था। ये तीनों जो लोग इससे आगे बढ़ के पढ़ेंगे, देखिए ई-नैम हमें BPM में मैंने बार बार ई-नैम को पढ़ाया है कि यह एक तरीके का इंटरवेंशन है एग्रीकल्चर में, जो सरकार हस्तक्षेप करके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है, उसका मार्केट बड़ा कर रही है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये चीज लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में थोड़ा सा और डेप्थ में जाके पढ़ना है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। आप मेरे स्कीम्स के वीडियो में जाइएगा, उसमें मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है। एक है उजाला स्कीम, तो उजाला स्कीम रिलेटेड है आपका LED बल्ब से। LED बल्ब जो सस्ते दरों पर सरकार की तरफ से प्रदान किए जा रहे हैं वही है। उसको लॉन्च तो किया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने,
लेकिन वह लागू करने वाली एजेंसी कौन है, तो उसका नाम है EESL। ये मैंने जहां जरूरत हो सकता है मैंने आपको बताया है। EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। आप एलईडी बल्ब जो सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है उजाला स्कीम के तहत, उसके जो एलईडी बल्ब्स होते हैं या फिर आप जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उसमें आप गौर करके देखिएगा EESL लिखा हुआ होता। तो यही इसकी नोडल एजेंसी है। इसी के द्वारा इस प्रोडक्ट्स को लागू किया जाता है उजाला स्कीम के तहत। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्लीमेंट कौन करता है, SFAC। ये भी है, ये भी मैंने BPM में पढ़ाया है अपने बैचेज में। यूट्यूब पे देखिए वो चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूट्यूब के वीडियोस ही आप लोग नहीं देख रहे थे, अभी जब आपका एडमिट कार्ड आया है तब आप लोग जाके देख रहे हैं। चलिए खैर, एनीवे जितना हो सकता है आप लोग सब्जेक्ट नॉलेज और कंप्यूटर के प्रैक्टिकल नॉलेज और इन सब से मैराथन महामैराथन से इन सब से दूर रहिए। आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको अगर पढ़ना है ये करंट अफेयर्स और जो भी रिलेटेड है, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, वो आप मैगजीन से पढ़िए, उसका कंसेप्ट आप देखिए। जितना समय आप मैराथन के क्वेश्चन अटेंड करने में 500 क्वेश्चन आप अटेंड करिएगा जो कि यूजलेस है, उसको आप याद करिएगा, उतना में आप 10 टॉपिक याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। सो अभी के लिए इतना ही, और कुछ इसमें आता है तो मैं अपडेट करता हूँ बहुत जल्दी। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का थियोरेटिकल जो है वो पोर्शन में अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।